हाँ जी, नमस्ते। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज बुलाया और इस टॉपिक पे जो एक टॉपिक है जिस पे मेरे को आज 14 साल हो गए हैं काम करते हुए, इसके बारे में हम लोगों को बताएं और लोग इसके बारे में समझें। उसके लिए ये बहुत ही अच्छी आप लोगों की एक कोशिश है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं अपना प्रेजेंटेशन बना रही थी तो मैंने काफ़ी सोचा मैं ऐसी क्या बातें बताऊं कि 15 मिनट में मैं जितना ज़्यादा हो सके इस बारे में जो ज़रूरी बातें हैं मैं वो लोगों तक पहुंचा पाऊं। ऐसी मैं बातें बताऊं जो लोगों के काम आए उनके डे टू डे लाइफ में, उनको ये चीज़ इनके अधिकारों के बारे में कि आज जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो न्याय का एक सिस्टम है उसके जब हम आते हैं उसके टच में, चाहे वो हम विक्टिम के मध्य आए कि चाहे वो हम एक अक्यूज्ड के मध्य आए, उस केस में हमारे क्या अधिकार हैं, हमारा क्या लॉ है, लॉ क्या बोलता है, उसमें क्या सेफगार्ड हैं, उसके बारे में आज अगर हम पता करें तो ही हम कल जब हमारे संग कुछ होगा तो हम उस चीज को वहीं पे हम अपने राइट्स को एनफोर्स कर पाएंगे। उसके लिए मैं ऐसी कुछ कुछ बातें आज जरूर आप सबको बताना चाहूंगी। पर उससे पहले मैं थोड़ा बताऊं मैं कौन हूं। तो मैं भी एक वकील हूं और मैंने हाई कोर्ट में और क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस किया हुआ है। और मैं इस संस्था CHRI से अपने मास्टर्स करने के बाद मैं जुड़ी थी सन 2008 में। और तब से मैं इनके प्रिजन रिफॉर्म्स प्रोग्राम में काम कर रही हूँ। मैंने ग्राउंड पे वेस्ट बंगाल में काफ़ी काम किया है। और अब आज के दिन में हम लोग ने काफ़ी पूरे इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में हमारी काफ़ी डिटेल्ड और इन डेप्थ वर्क हम करते हैं दोनों ही प्रिजन डिपार्टमेंट से और लीगल एड सर्विसेज के संग। और साथ ही साथ हम BPRD नालसा सब जगह हमने काफ़ी पॉलिसी लेवल पे काम किया हुआ है। और हमारा जो मेन मैंडेट है वो है प्रिजन रिफॉर्म्स के अंडर काम करना पॉलिसी रिफॉर्म्स में, जिसमें हम चार चीज़ों पे मोटा मोटी बात काम करते हैं। पहला है जेलों की मॉनिटरिंग, जो प्रिजन मॉनिटरिंग होती है वो उसको कैसे स्ट्रेंथन करा जाए। दूसरा है अंडर ट्रायल्स की जो पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनके लिए क्या ऐसे सोल्यूशन लाए जाएं जिससे वो संख्या कम हो और प्री ट्रायल डिटेंशन का यूज कम हो। तीसरा है लीगल एड की जो लोग कस्टडी में हैं, जो आज जेल में हैं या जो पुलिस थाने में जाते हैं, उनको कैसे लीगल एड दिलाई जाए और कैसे वो लीगल एड ना ही सिर्फ एक नाम की लीगल एड हो पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग हो। और चौथा है कि जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं हमारे, जैसे महिलाएं हो गई, ट्रांसजेंडर्स हो गए, फॉरेन नेशनल्स हो गए, जो लोग किसी मानसिक बीमारी से हैं और जो जेल में हैं, उनके राइट्स के बारे में बात हो गई। ऐसे जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए हम काम करते हैं कि उनके अधिकार उनको मिले। तो अब मैं जाती हूँ। आज के मैंने एक छोटा सा पावर पॉइंट बनाया है जिससे आप सभी को थोड़ा सा पता चले कि क्या हमारे प्रिजन्स में क्या हमारे इश्यूज हैं और हमारे उसमें क्या हमारे अधिकार हैं। तो मैं उसको शेयर करती हूँ। प्लीज कोई कंफर्म कर लें कि आप मेरा पावर पॉइंट देख पा रहे हैं। जी, दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला आज हम बात करेंगे अधिकारों की। तो जो अंडर ट्रायल्स हैं और उनके संग जो पर्सन्स इन कस्टडी हैं, तो जब हम अंडर ट्रायल्स की बात करते हैं तो अंडर ट्रायल आर पीपल जो एक कस्टडी में हैं। और मैं बाद में बताऊंगी कि विभिन्न तरह के प्रिजनर्स कौन होते हैं। तो इस सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्रेमवर्क क्या है। ये जो हम लॉ की बात कर रहे हैं वो हम किस मध्य बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज आज के दिन में जो हमारा मेन एक्ट जो प्रिजन्स को कंट्रोल करता है वो प्रिजन्स एक्ट 1894 है। हाउएवर ये एक सेंट्रल एक्ट था, पर सून जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने कुछ कुछ सब्जेक्ट स्टेट को दे दिए, कुछ सब्जेक्ट सेंटर में रह गए। तो प्रिजन्स का जो सब्जेक्ट है जैसे पुलिस भी है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि हर स्टेट के एक अलग रूल्स और कायदे हैं जिसके बुनियाद प्रिजन्स को मैनेज किया जाता है। तो उसके संदर्भ में आप कभी जैसे सुनते हो आपके आपके काम में ऐसे समझ में आया हो कि किसी स्टेट में कोई रूल्स है और किसी स्टेट में कोई रूल्स हैं। ये इसीलिए है क्योंकि स्टेट का जो है मेन प्रेरोगेटिव है कि वो प्रिजन्स को कैसे मॉनिटर करें और कैसे मैनेज करें, वो स्टेट के ऊपर आता है। तो इसीलिए हर स्टेट का एक स्टेट प्रिजन मैनुअल और रूल्स होते हैं जिसके मद्देनजर, जैसे आपके अगर कोई रिश्तेदार अगर जेल में है तो उनके ऊपर क्या रूल लागू होंगे वो आपके पर्टिकुलर स्टेट
के प्रिजन मैनुअल में आपको देखने मिलेगा। कुछ आज के दिन में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने प्रिजन एक्ट भी बना लिए हैं, और सेंटर के तरफ से भी एक मॉडल प्रिजन एक्ट बनाया जा रहा है, जिससे हमारे जो प्रिजन हैं वो आज के नए जमाने के संग संग चले, जिससे उनमें जो कुछ कुछ खामियां हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि प्रिजन एक्ट जो है वो 1894 का है, जो कि काफी पुराना हो चुका है, तो उसको आज के दिन में करने के लिए ये करा जा रहा है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनके तहत भी जेलों में काफी कुछ रिफॉर्म और काफी कुछ जो राइट्स हैं, जितने भी हम राइट्स की बात करते हैं प्रिजनर्स की, वो ज्यादातर जो है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आए हुए हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस होते हैं वो पूरे देश में माननीय मतलब बाध्य होते हैं, उनको एनफोर्स कराना जरूरी होता है। और जो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं वो अपने स्टेट में उनका मान्यता होती है। संग ही संग एक मॉडल प्रिजन मैनुअल भी बनाया गया था ब्यूरो बीपीआरडी, जो कि एमएचए का एक एक विंग है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एडवाइजरी भी कई बार आती रहती हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गाइडलाइंस भी हैं इसके संदर्भ में। एक सेकेंड, ये किसी ने इन पे मार्क करना चालू कर दिया है। कैन एडमिन प्लीज सी दैट द रिक्वेस्ट इज कैंसिल्ड। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा नेशनल फ्रेमवर्क। अब ये नेशनल फ्रेमवर्क किसके तहत? आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है। अभी हुई क्या? नहीं, ये किसी ने ना एक्सेस लेके मेरा ये एनोटेट वो कर दिया था, रुकिए मैं बंद करके वापस चालू करूँ। हाँ हाँ जी, अब देख पा रहे हैं आप? अभी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की स्लाइड देख पा रहे हैं क्या? जी जी जी। हाँ जी। तो ये जो हमारे इंटरनेशनली भी काफी सारे कॉवेनेंट्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि प्रिजनर्स के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। और बाकी कई सारे तो काफी पुराने हैं, बट सबसे नया एक मॉडल प्रिजन एक्ट आया है 2022 में यूएनओडीसी का, जो उनके नेल्सन मंडेला जो रूल्स हैं उसके ऊपर फ्रेम करा गया है। अब बात करी जाए कि इंडिया के जेलों में हमारे क्या प्रिजनर्स के अधिकार क्यों होने चाहिए। कई बार हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत जन हमसे ये पूछते हैं कि आप कैदियों के लिए क्यों काम करते हैं, अंडर ट्रायल्स के क्यों काम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही बोलते हैं, भाई अंडर ट्रायल्स भी हैं तो इंसान। और उससे ज्यादा सबसे पहले 1976 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, चार्ल्स सोबराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट लाइफ ऑफ अ पर्सन इज मोर देन अ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस or vegetable subsistence. That means the worth of a human person and dignity is there and the constitution has to protect it. इसके संग ये भी बोला गया था, पहली बार ये बात बोली गई थी कि कैद में होने का मतलब ये नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो बाकी सारे हैं उनको फेयरवेल दे दिया गया हो या वो राइट्स अप्लाई नहीं करेंगे। और संग में ये भी बोला गया था कि जो जुडिशरी है उनकी कंटिन्यूइंग ड्यूटी है कि वो ये ध्यान रखें कि जो लोग जेल में हैं, जिनकी लाइफ और लिबर्टी लॉस में है, उनके बाकी सारे अधिकार उनको दिए जाएं। तो ये है रीजन, क्योंकि ये माना जाता है कि इंसान की जो इनहेरेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी डिग्निटी है। तो किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे हम जेल में हो, चाहे हम थाने में हो, हम कहीं भी हो, हमारी डिग्निटी को बरकरार रखना चाहिए। हमारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना आज पुलिस का, प्रिजन्स का, लॉयर्स का, सबका ये एक ड्यूटी है कि हमारी डिग्निटी को वो बरकरार रखें। सिल्वर का बना। अब सबसे पहले बात आती है जेलों के बारे में, तो कुछ एकदम बेसिक चीजें मैं पहले बताना चाह रही थी। तो पहली बात तो जेल क्या होते हैं। तो जेल एक जगह है, इट इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट विच इज मैनेज बाय द स्टेट। जैसे मैंने बताया, स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे लोग अपना सेंटेंस सर्व करने या फिर अपना ट्रायल का कंप्लीशन करने से पहले जाते हैं। तो अब अगला सवाल आप पूछेंगे कि क्या कोई भी जेल जा सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास वारंट नहीं है, अगर कोर्ट का वारंट नहीं है, तो किसी भी इंसान को जेल में कैद नहीं करा जा सकता है। और किसी भी हालत में कोई भी 18 साल से जो छोटे लोग होते हैं उनको जेलों में नहीं रखा जाता है हमारे लॉज के हिसाब से। अब अगला सवाल, कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि जो जेल होते हैं और जो पुलिस में थाने में जो लॉकअप होते हैं वो क्या एक ही चीज है? तो नहीं, जो पुलिस का लॉकअप है वो एक टेम्परेरी होल्डिंग फैसिलिटी है, और जो प्रिजन्स हैं वो एक वारंट के बिना के बाद ही आप जेल में जा सकते हैं।
तो ये जो है, जो पुलिस में रहते हैं, वो सस्पेक्ट्स को, वो अरेस्टेड पर्सन्स को जब तक अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट होती हैं तब तक उनको वहां रखा जाता है। और किसी भी सिचुएशन में 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी पुलिस के थाने के लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, आप सभी को ये याद रखना, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में, डे टू डे लाइफ में, हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोगों को क्वेश्चनिंग के बिना पे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और 2-3 दिन तक उनका अरेस्ट नहीं करके उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसलिए ये सबसे जरूरी बात है समझने की कि कोई भी अगर पुलिस थाने जाता है तो 24 घंटे से ज्यादा उनको उस थाने में नहीं रखा जा सकता है। अब जेलों की बात करें तो बहुत तरह के जेल होते हैं। सेंट्रल प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, सब जेल्स, विमेन जेल, ओपन प्रिजन, स्पेशल प्रिजन, बॉस्टल स्कूल। हर स्टेट, जैसे मैंने बताया कि हर स्टेट में एक अलग पॉलिसीज हैं, एक अलग लॉज हैं, एक अलग मैनुअल्स हैं, और हर स्टेट में इसीलिए जेलों का भी जो कैटेगराइजेशन है वो काफी फर्क होता है। तो जो सेंट्रल, अब ये कई जन को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो सेंट्रल प्रिजन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सेंट्रल प्रिजन्स हैं वो ज्यादातर जो मेन सिटीज रहती हैं वहां पे सेंट्रल प्रिजन्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर कॉन्विक्ट्स रहते हैं जिनको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, और अंडर ट्रायल्स जो उस एरिया के होते हैं वो रहते हैं। तो वो सेंट्रल प्रिजन्स होते हैं, वो ज्यादातर बड़े होते हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादातर 2000-3000 तक की भी होती है कई जगह में। अब डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स जो होते हैं, यहाँ प्राइमरली अंडर ट्रायल्स ही रहते हैं, और यहाँ पे जब अंडर ट्रायल्स को कन्विक्शन हो जाता है तो उनको सेंट्रल प्रिजन भेजा जाता है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। सब जेल जो हैं बहुत ही छोटे जेल होते हैं, और कई जगह तो सब जेल भी पुलिस थाने के जैसे, थाने वाले लॉकअप जैसे ही होते हैं। सिर्फ एक वो कमरा होता है या 2 कमरे होते हैं और कोई अमेनिटीज नहीं होती हैं। पर सब जेल होते हैं एकदम ही रिमोट, सब जुडिशियल, जो आपके जुडिशरी के एकदम छोटे जो टाउन्स हैं या एकदम छोटे जो आपके डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस हैं, वहां पे कई बार सब जेल होते हैं। तो वहां पर अधिकतर लोगों को पहले जुडिशियल कस्टडी में लाके थोड़े दिन बाद उनको डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको सब जेल बोलते हैं। विमेन प्रिजन्स, जहाँ पे विमेन रहते हैं, हालांकि इंडिया में बहुत कम है विमेन प्रिजन्स, क्योंकि इंडिया की जो विमेन प्रिजनर की पॉपुलेशन है वो कुछ 4% है। तो इंडिया में जो विमेन प्रिजन्स हैं वो काफी कम है, और कुल मिला के शायद आज के दिन में 20 विमेन प्रिजन्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जेलों में महिला नहीं रहती हैं। बाकी जितने भी सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स हैं, ज्यादातर में एक अलग से इंक्लोजर बनाया जाता है जिसको विमेन इंक्लोजर बोलते हैं, वहां पे विमेन महिलाएं रखी जाती हैं। ओपन प्रिजन्स, ये एक थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है। ओपन प्रिजन्स या तो सेमी ओपन होते हैं या ओपन होते हैं। ये कॉन्विक्ट्स के लिए होते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए होते हैं, जहां पे कुछ ऐसे केसेस हैं जो जिनको कॉन्विक्शन के बाद काफी लंबा सजा है पर उनको रिलीज नहीं करा जा सकता है, क्योंकि उनको लाइफ सेंटेंस मिला है या उनको लंबी 10-12 साल की सजा मिली हुई है, पर वो काम करना चाहते हैं। उनका जो पुराना, उनका जो जेल में रही हुई उनकी जो लाइफ है उसमें उन्होंने काफी अच्छे से सारे रूल्स मान के, सारे नियम कायदे के अनुसार रहे हैं, उनको काम करने के लिए बाहर भेजते हैं और लाया जाता है। कुछ कुछ स्टेट्स में फैमिली भी रह सकती हैं ओपन जेल में, तो वो ओपन जेल हो गए हैं, पर वो सिर्फ कॉन्विक्ट्स के लिए होते हैं और उनका प्राइमरी पर्पस रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन का होता है। अब स्पेशल जेल, स्पेशल जेल क्या होते हैं, हर स्टेट का कुछ अलग क्राइटेरिया है स्पेशल जेलों का, तो इसलिए जो जो भी जेल्स इन बाकी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं उनको स्पेशल जेल बोलते हैं। जैसे कई जगह हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं, उनको स्पेशल जेल बोल दिया जाता है। कहीं पे सिर्फ जो जितने लोग हैं जिनको कुछ मानसिक बीमारी है उनको स्पेशल जेलों में रखा जाता है। और एक और कैटेगरी होती है बॉस्टल स्कूल। बॉस्टल स्कूल भी हर स्टेट में नहीं है, कुछ जगह में आपको, जैसे पंजाब में है, तमिलनाडु में आपको इंडिया में मिलेंगे। यहाँ पे 18 साल से 21 साल के जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं उनको रखा जाता है, मतलब यंग ऑफेंडर्स। 18 से 21 यंग ऑफेंडर्स होते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों अलग से रखते हैं, क्योंकि ये उम्र में छोटे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आपकी उम्र छोटी होती है तो आप जल्दी रिफॉर्म हो सकते हैं और आपके पास बहुत लंबी आपकी लाइफ पड़ी है आगे, तो बॉस्टल स्कूल्स में इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए बॉस्टल स्कूल्स होते हैं। अब नीचे आप नंबर देख रहे होंगे 1319, ये है देश भर में कितने जेल हैं, वो है 1319। अब जेलों से बात करके अपने आगे चलते हैं कि कितने टाइप के प्रिजनर्स होते हैं। तो हमारे प्रिजनर्स की क्या कैटेगरीज होती है, तो एक तो हमारी अंडर ट्रायल्स होते हैं, एक कॉन्विक्ट्स होते हैं, एक डिटेन्यूज होते हैं,
एक सिविल प्रिजनर्स होते हैं और एक अदर्स होते हैं। और ये कैटेगरी जो है हमारे जो देश में जो हमारे एक स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया में, जो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो जो एकत्रित करते हैं, उसके हिसाब से ये जो है कॉन्विक्ट्स, ये हमारी 5 कैटेगरीज होती हैं। इनके तहत जो है प्रिजनर्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया जाता है। तो कॉन्विक्ट प्रिजनर्स तो आप जानते हैं, जो भी कॉन्विक्ट्स हैं जो ऑलरेडी गिल्टी प्रूफ हो चुके हैं, जिनका ट्रायल कोर्ट में केस खत्म होकर उनको कन्विक्शन मिल गया है, उनको कॉन्विक्ट्स बोलते हैं। जो डिटेन्यूज हैं वो कोई स्पेशल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन्ड होते हैं, उनको डिटेन्यूज बोलते हैं। जो अंडर ट्रायल्स हैं, जैसे बताया गया, जिनके भी ट्रायल अभी चालू हो गए हैं पर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जो आप जेल जब गए, आप जब अरेस्ट होते हैं, अरेस्ट के बाद आप जाते हैं प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में। मैं बताऊंगी इसको और आगे, पर अभी भी मैं समझा दे रही हूँ। जब आप कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद आपको अगर जज आपको जुडिशियल कस्टडी देता है तो आप जेल में आ जाते हैं। जेल में आने के बाद आपका जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप अंडर ट्रायल कहलाते हैं। उसके अलावा एक होती है सिविल प्रिजनर। सिविल प्रिजनर्स वो होते हैं जो एक तो बाकी नहीं आए, और दूसरा जो किसी काइंडली म्यूट करें डिफॉल्ट के लिए या किसी सिविल लायबिलिटी के लिए उनको अंदर उनको जेल भेजते हैं, उनको सिविल प्रिजनर्स बोलते हैं, जिनका नंबर बहुत ही कम रहता है अपने इंडिया में। एक और कैटेगरी है अदर्स की। अभी अदर्स क्या कैटेगरी हैं जो बाकी सब में नहीं आते हैं, पर ज्यादातर जो लोग हैं जिनके सेंटेंस खत्म हो गए हैं पर वो तभी भी अंदर हैं, उनको अदर्स में रखते हैं। और ज्यादातर काफी सारे ऐसे बाहर के देश के हमारे फॉरेन नेशनल प्रिजनर्स होते हैं, वो अदर्स में आते हैं, जिनका की सेंटेंस खत्म हो गया है पर किसी भी रीजन से उनको रिपैट्रिएट उनके देश में वापस नहीं भेज पा रहे हैं, या कोई डिले है कि कुछ इशू है, तो उनको अदर्स में कैटेगराइज किया जाता है। और जैसे आप नीचे देख रहे हैं, देश में करीबन 5.5 लाख कैदी हैं आज के दिन में। अब क्या हम लोग बात करते हैं, अब हम जब अधिकारों की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि हमको ये पता होना चाहिए कि हम जब कभी भी कॉन्टैक्ट में आते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, तो हमारे हर स्टेज में क्या अधिकार होते हैं। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि भई ये पुलिस, कोर्ट, प्रिजन सुनते बहुत हैं, प्रोसिक्यूशन, लॉयर, लीगल एड, पर ये इनका क्या रोल है। तो जब कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई भी इंसिडेंट या कोई भी क्राइम कमिट होता है, तो सबसे पहले एक एफआईआर के बाद एक अरेस्ट होता है। अरेस्ट कौन करता है? पुलिस। तो पुलिस का क्या रोल है यहाँ पे? अरेस्ट करना, जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी अक्यूज है, जो भी ऑफेंडर है, उसको पकड़ना। उसके बाद कोर्ट का रोल आता है, जब वो पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट प्रोडक्शन करती है, तो ये कोर्ट का रोल आता है। फर्स्ट प्रोडक्शन के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि उसको वापस पुलिस कस्टडी में जाना है क्योंकि इंटेरोगेशन के लिए उसकी कोई जरूरत है, या उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जा सकता है। फिर अगर जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजते हैं तो आती है प्रिजन, तो यहाँ पे प्रिजन का रोल चालू होता है। और ऊपर नीचे आप देख रहे हैं 2 ऐसे लंबे लंबे एरोज हैं जो हैं लॉयर्स। लॉयर का जो रोल है वो बहुत जरूरी है। आप लोग कई सारे जन जो आज ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लॉयर्स हैं, तो बहुत ही जरूरी कड़ी आज के दिन में जो पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की है, वो एक लॉयर है। क्यों? लॉयर या तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, मतलब स्टेट, मतलब जो विक्टिम को रिप्रेजेंट करे, जो विक्टिम के लिए स्टेट की तरफ से जो क्राइम होते हैं, जो क्राइम्स हैं उनके लिए कोर्ट में लड़े, उनको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, जिसको आप स्टेट पैनल लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट, सरकारी वकील, उस अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग देशों में। उसके अलावा होता है लॉयर, डिफेंस काउंसिल। अब डिफेंस काउंसिल आपका प्राइवेट भी हो सकता है, जहां पे आप उसको पैसा देते हैं, या डिफेंस काउंसिल आपका एक लीगल डिफेंस काउंसिल, जो एक नालसा की अभी एक नई स्कीम आई है, जिसके तहत देश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने एक डिफेंस काउंसिल ऑफिसेस खोले हैं। तो आपका जो वकील है वो एक लीगल डिफेंस काउंसिल भी हो सकता है, आपका वकील एक पैनल लॉयर भी हो सकता है। तो पैनल लॉयर और लीगल डिफेंस काउंसिल में ऐसे लोग होते हैं जिनको, वो फ्री के नहीं होते हैं, उनको पैसा मिलता है पर सरकार से मिलता है। तो प्राइवेट में तो आप खुद दे रहे हैं, और जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल और पैनल लॉयर वाले हैं वो फ्री का नहीं मिल रहे हैं आपको, वो सर्विस आपको जो दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं, पर वो अपने काम का पैसा आपके स्टेट से ले रहे हैं। और एक और कैटेगरी है प्रो बोनो। जो प्रो बोनो में जो काम करते हैं, उनमें ज्यादातर जो प्रो बोनो जो सर्विसेज दी जाती हैं वो फ्री में दी सर्विसेज होती हैं, जिसमें कि वो अपने ही मन से या हमारे अपने ही इंटरेस्ट से या अपने ही मोटिवेशन से वो किसी को फ्री में सर्विस दे, वो प्रो बोनो काउंसिल कहलाते हैं। तो ऐसे करके आप देखते हैं कि लॉयर में कई सारे कैटेगरीज हैं, पर लॉयर का
अरेस्ट में भी काम है, फर्स्ट प्रोडक्शन में कोर्ट में भी काम है, और जेल जाके जेल में भी अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए उनका काम है। तो ये हमारा एक छोटा सा स्नैपशॉट है एक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अब Sorry, बात ma'am, आती to है कि interrupt. हाँ जी, You have only five more minutes to हाँ wrap जी, up the topic. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। अब अगर बात करें कि क्या-क्या स्टेजेस होते हैं, तो बेसिकली ये हमारे 6 स्टेजेस हैं, मैंने बात कर ली है। टाइम कम है, तो मैं इसमें बहुत आगे नहीं बताती हूँ। पर एफआईआर से चालू होके इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोडक्शन, चार्जशीट और उसके बाद ट्रायल। अच्छा। अब फेयर ट्रायल राइट्स की अगर बात करें कि भाई अधिकार कहाँ से आते हैं, तो जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो आईसीसीपीआर है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दोनों में ही दिया गया है कि क्या क्या हमारे अधिकार होते हैं, कि फेयर ट्रायल राइट्स क्यों जरूरी हैं। इंडिया में कहाँ मिलते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड में, और इंडियन एविडेंस एक्ट में। सब में कुछ 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 सेक्शंस हैं जो हमारे फेयर ट्रायल राइट्स को सिक्योर करते हैं। अब क्या है फेयर ट्रायल राइट्स? तो ये बेसिक फेयर ट्रायल राइट्स हैं जो हमारे पूरे सिस्टम में कहीं कहीं एम्बेड करे हुए हैं। कैसे एम्बेड करे हुए हैं आगे बताऊंगी, पर जल्दी से मैं बता दूं क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट बाय द लॉ। सब कोई न्याय के सामने इक्वल है, किसी के अगेंस्ट बायस नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कोई भी अक्यूज जब तक कन्विक्शन नहीं होगा इनोसेंट माना जाएगा। पब्लिक हियरिंग, जो कोर्ट्स में अपनी हियरिंग होती है वो पब्लिक हियरिंग हो, वो हमारा अधिकार है। राइट टू रिमेन साइलेंट, पुलिस के सामने हमारे अगेंस्ट कोअर्शन नहीं हो, हमको मार पीट के हमसे कुछ नहीं निकाला जाए, वो हमारा अधिकार है। Kindly mute करें. आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन से फ्रीडम, बिना लॉ के, बिना लॉफुल वारंट के हमको जेल में नहीं कैद किया जाए, उसको बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डिटेंशन एंड अरेस्ट। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जल्दी हमारा ट्रायल जल्दी खत्म हो, चार्जेस को हमको पता चले, हमको प्रोडक्शन मजिस्ट्रेट के सामने हो 24 घंटे में, हमारा एक लॉयर हो, हमको जो जजमेंट मिले उसमें रीजन दिया हो। बस ये नहीं लिखे, 2 लाइन का जजमेंट नहीं लिख सकते हैं कि हाँ आप कॉन्विक्टेड हैं। पूरा रीजन होना चाहिए कि क्या सबूत है, क्या गवाही हुई, और क्यों हम ये बोल रहे हैं कि आपको कन्विक्शन किया गया, एक्विटल किया गया। और राइट टू बी ट्राइड बाय कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, मतलब हमारे जो कोर्ट्स हैं। अब हम इंडिया में बात करें तो भाई इंडिया में मैं अगर देखूं तो हमारे 6 ये स्टेजेस में हमारे कहाँ कहाँ पे अधिकार हैं। तो एज अ सस्पेक्ट जब हमको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए, तो सबसे पहला हमारा सेफगार्ड है कि हमको जो पुलिस है वो हमारे राइट्स हमको बताए। दूसरा है कि हमको एक वकील मुहैया कराया जाए, और अगर वकील को मैं नहीं बुला पाती हूँ तो लीगल एड का मुझे अधिकार है, वो मुझे बताया जाए। सेकेंड स्टेज आ गई अरेस्ट और इंटेरोगेशन की। इसमें अधिकार होते हैं कि पहली बात इंटीमेशन ऑफ राइट्स, मेरे राइट्स क्या है अधिकार पे, कि मुझे क्या अधिकार है, मुझे मेरे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए, मैं किसी अपने घर वालों को मैं बता पाऊँ, मैं एक लॉयर को बुला पाऊँ, मैं एक लॉयर को अपने संग इंटेरोगेशन के टाइम रख पाऊँ, मैं उससे पहले उससे कंसल्ट कर पाऊँ, और अगर लॉयर नहीं है तो मुझे एक लीगल एड लॉयर बताया जाए। और एक ऐसा अधिकार है जो अभी इंडिया में बहुत डेवलप नहीं है, वो है कि कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर पुलिस स्टेशन पे मेरा लॉयर नहीं था तो उससे मेरे आगे के ट्रायल पे क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा स्टेज है बेल एट द पुलिस स्टेशन। अब हम लोग कई बार सुनते हैं कि अरे उनका तो पुलिस स्टेशन से ही बेल हो गया, बाकियों का तो कोर्ट जाके भी नहीं होता। तो क्योंकि अलग अलग जो ऑफेंसेस हैं उनके अलग अलग सीआरपीसी में दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल सकती है, जो बहुत ही नॉन सीरियस, नॉन हीनियस ऑफेंसेस हैं, उनमें कई सारे में पुलिस वालों को अधिकार है कि वो वहीं से बेल ग्रांट कर दें, अक्यूज को उनके राइट दिया जाए, वो भी वहां पे एक सेफ गार्ड है। अरेस्ट के टाइम पे क्या सेफ गार्ड्स हैं कि एक रिव्यू होना चाहिए अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर से, कई बार होता है पर ऐसा स्टैट्यूटरीली लिखा हुआ नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर रिव्यू करते हैं, मैंने बोला 24 घंटे में उनको करना चाहिए। राइट टू अ लॉयर, टाइम लिमिट फॉर अ रिव्यू, कितनी देर कब तक होगा, 24 घंटे के अंदर इंडिया में आपका रिव्यू होना चाहिए। रेमेडी अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, अगर इलीगल अरेस्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाबियस कॉर्पस फाइल करते हैं, आप कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करते हैं, ये भी आपके उस समय अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एक टाइम लिमिट हो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने यहाँ है, अगर आप डिटेंशन में हैं और आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया है तो आपको एक राइट ऑफ बेल मिल जाता है। रिव्यू ऑफ डिटेंशन पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी एक है कि बार बार जो हमारे 167 में रिमांड जिसको बोलते हैं, जो हर 15 दिन में ज्यादातर होता है, उसको ये इट इज अ रिव्यू, दिस इज ऑल्सो अ सेफ गार्ड एंड अ राइट दैट अगर हम जेल में हैं और हमारे अगेंस्ट चार्जशीट नहीं फाइल है तो बार बार कोर्ट को हमको बुला के
ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो मैम डिटेंशन काइंड है। रिक्वेस्ट है रैप अप करें 2 मिनट्स हाँ में, जी थैंक मैम, यू। बस एक ही स्लॉट होती है। और उसके बाद ट्रायल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो टाइम लिमिट ऑन द ट्रायल पीरियड, टाइम लिमिट ऑन पीरियड रिटेंशन, ये हमारे यहाँ सब कुछ है। आप जितना आपकी सजा है उससे ज्यादा आपको नहीं रखा जा सकता है। नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस, प्रोबेशन, ये सब हमारे यहाँ भी मौजूद है। और लॉयर नहीं है तो उसमें क्या वो है, तो ये मोटा मोटी आपका एक चार्ट है कि आपके अलग अलग स्टेजेस में एज एन अंडर ट्रायल और एज अ पर्सन इन कस्टडी आपके क्या क्या अधिकार कौन कौन से स्टेज में हैं। तो जो फेयर ट्रायल राइट्स मैंने बोला वो कैसे हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं एप्लीकेशन में। अब प्रिजनर्स की मैं बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि प्रिजनर्स की हर डिग्निटी, जैसे भी डिग्निटी आपकी सेव हो, उस हर अधिकार होता है, बस मूवमेंट का अधिकार नहीं होता है। तो आपकी लिबर्टी नहीं होती है, बाकी जो है सब कुछ आपका उनका रहता है। तो राइट विद डिग्निटी, बेसिक नीड्स, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट्स, एक्सेस टू लॉ, कम्युनिकेशन, ग्रीवांसेस, हर चीज का एक अधिकार। जैसे हमारी आम जेलों को आप समझें कि एक बड़ी से वर्ल्ड में एक और वर्ल्ड है, हमारी दुनिया एक छोटी सी दुनिया अंदर है जिसमें सब अधिकार हैं जो हमको बाहर में रहते हैं, बस हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं और हमारा डे टू डे रूटीन थोड़ा सा फिक्स रहता है। बाकी हर वो अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, काम का अधिकार, पैसा लेने, हर चीज जो है हमारा उसमें कवर्ड रहता है। अब बस ये छोटा सा एक ये है 10 थिंग्स टू नो अबाउट इंडियन प्रिजन्स। ये मैं इसमें मैं बोल नहीं रही क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो ये जो है आपका आप पढ़ सकते हैं, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर भी कर सकती हूँ। तो बस मैं इसी के बस मैं ये बोलना चाह रही थी एट द एंड कि हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैंने भेजे भी हुए हैं। ये मैं इस पे टाइम नहीं अभी दे रही हूँ, बट हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं लीगल अवेयरनेस के लिए। 101 क्वेश्चंस ऑन प्रिजन्स है, जिसमें प्रिजन के बारे में 101 सवाल दिए गए हैं, जिसके आप चर्चा आपको पढ़ना हो कि आपको कभी भी कोई इशू हो, आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक है हमारा 101 थिंग्स ऑन पुलिस, कि पुलिस के बारे में, पुलिस कैसे काम करती है, वो सब जो है वो एक 101 पुलिस है। और एक हमारे ये पोस्टर्स हैं जिसमें हमने सारे स्टेजेस के बारे में बताया गया है कि स्टेज का क्या स्टेजेस है। तो ये इस पे मैं एंड करना चाहती हूँ, पर मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि अंडर ट्रायल्स को लेके इंडिया में काफी सारे जो हमारे इश्यूज हैं वो काफी कुछ अवेयरनेस को लेके हैं। जब तक आप सबको आपके अधिकार नहीं पता हो और जब तक ये अधिकार आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे, तब तक हमारे देश में अंडर ट्रायल्स का इशू रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अधिकारों को समझें, उनको जानें, लीगल एड के सहारे से, लॉयर्स के सहारे से अपने राइट्स और उनको अधिकारों को जरूर एनफोर्स कराएं। तो ही हम इस देश में जो हमारे इशू, जो सर ने बताया शुरू में कि बहुत अंडर ट्रायल्स हैं और बहुत डिटेंशन है, 14-14 साल तक उनका केस नहीं खत्म होते हैं, वो तब तक हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक हम सब अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, उनको नहीं एनफोर्स कराएंगे। थैंक यू सो मच।